तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है बड़ा अनोखा होने वाला है, क्योंकि इसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से आइसोलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसा भी हम मान सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शन से आने वाली नीट एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर हमें एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें एक बायोरिएक्टर की एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। अभी दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमें जो बायोरिएक्टर है उस बायोरिएक्टर में फोम ब्रेकर का काम कौन कर रहा है यह हमें जानना है। तो यहाँ पर दिए गए लेबलिंग अनुसार हमें ए बी सी और डी इन ऑप्शंस को लेबल करना है। इनमें से फोम ब्रेकर कौन है उसे हमें ढूंढ निकालना है। सो ये डायग्राम को प्रॉपरली देख लीजिए और इसमें फोम ब्रेकर कौन है वो बताइए। सो मैं आपको सभी लेबलिंग के नाम बता देता हूं। जो फर्स्ट में आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, इस ए ऑप्शन में जो फोम ए ऑप्शन में मोटर दी गई है। अब मोटर का काम क्या है ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है। घर में जब कभी भी हमारे पानी आ जाता है तो आप ही मोटर चालू करते हो ना। सो मोटर मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसे स्टार्ट करना होगा या उसकी स्पीड बढ़ानी होगी या उसे बंद करना होगा। ये पूरा फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, मोटर का होता है। सो ये फंक्शन मोटर का होगा। सो आगे की जो लेबलिंग है वो सी है। अब सी को क्या बोलेंगे, सी में ये देखो ये ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये सी ने इसे सी से लेबल किया गया है। सो इसे हम बोलेंगे फोम ब्रेकर। हम इसे ही तो ढूंढ रहे थे, इसे क्या बोलेंगे, फोम ब्रेकर। बच्चों ध्यान से सुनिए, कोई भी सॉल्यूशन हम जब बायो रिएक्टर में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन को प्रॉपरली मिक्स करना बहुत जरूरी है। अब जब कभी हम एक सॉल्यूशन को या एक मीडिया को पूरी तरह से मिक्स करते हैं तो उसके सरफेस एरिया पे कुछ झाग तैयार हो जाएगा। उसी झाग को हम फोम बोलते हैं। वो फोम को उस सरफेस से हटाना पड़ेगा। सो वो फोम हटाने का काम कौन करेगा, तो फोम ब्रेकर करेगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसी तरह की कोई डायग्राम आने वाली नीट एग्जाम में आ सकती है और फोम ब्रेकर की जगह वो कोई और पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहते होंगे। सो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। डी को लेबलिंग कर दीजिए। डी मतलब क्या, डी मतलब क्या, अब डी मतलब स्टेराइल एयर। कोई भी मीडिया अगर हम बना रहे होंगे तो उस मीडिया में ऑक्सीजन रहना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए और वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा एक मीडिया को, तो स्टेराइल एयर, इस इनलेट से हम ऑक्सीजन अंदर भेज देंगे। जो लास्ट एक पार्ट आपको बता देता हूं, ये जो ब्लेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, इस ब्लेड को बोलते हैं फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। अभी ये जो फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर है वो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करना मतलब क्या, जब एक सॉल्यूशन, एक मीडिया जब उस बायोरिएक्टर में हम डालेंगे तो उसे प्रॉपर मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है। तो मिक्सिंग का काम कौन कर रहा है, तो ये फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर कर रहा है जो प्रॉपर मीडिया को मिक्स करेगा। जो हमने ऊपर से ऑक्सीजन मिक्स किया है उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली मीडिया के साथ मिक्स करेगा, जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बायोरिएक्टर में ग्रो करने वाले हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी उनकी जो ग्रोथ है वो बायोरिएक्टर में बढ़ जाएगी। इसी तरह से बायोरिएक्टर का कोई क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगा तो आपको इन सभी लेबलिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है देखेंगे हम। चलिए, द ब्लू
and white selectable markers have been developed which differentiates recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromatogenic substrate. चलो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मतलब क्या? एक जीन है उसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये कोड की जाती है बाय द LAC-Z जीन। अब इस जीन को हमें एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंटीग्रेट करना है। अगर वो जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो जाएगी तो वो उस एंजाइम का डिग्रेडेशन कर देगी। अगर एंजाइम ही डिग्रेड हो गया तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मतलब हमें जो ये LAC-Z जीन है उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंटीग्रेट करनी है। इंटीग्रेशन से होगा क्या? इंटीग्रेशन से जो एंजाइम उस बैक्टीरिया में पहले से प्रेजेंट है उस एंजाइम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा। अगर ये जीन बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो जाएगी तो क्या होगा? तो एंजाइम डिसरप्ट हो जाएगी और एंजाइम डिसरप्ट हो जाएगी इसका मतलब नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। मतलब जो हमें कॉलोनीज मिलेंगी वो कैसे होगी? कॉलोनीज होंगी। व्हाइट कॉलोनीज मतलब जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो हमें जो कॉलोनीज मिलेंगी वो कैसी होंगी? व्हाइट कलर कॉलोनीज। अगर वो जीन प्लाज्मिड में इंटीग्रेट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो जो एंजाइम है वो फंक्शनल रहेगी और फंक्शनल एंजाइम मतलब सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वहां से ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। ब्लू कलर मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इतना समझ लो कि अगर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हमें मिल जाएंगे तो उनमें से जो कॉलोनीज हम सिलेक्ट करेंगे वो व्हाइट कलर कॉलोनीज होंगी। मतलब वहां पे कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर LAC-Z जीन उस प्लाज्मिड में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन्स हमें मिलेंगे जो कि ब्लू कलर फॉर्मेशन करेंगे। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव DNA in the plasmid and they are identified as recombinant colonies। ब्लू कलर मतलब रिकॉम्बिनेंट है क्या? हमने अभी पढ़ा था। जहां ब्लू कलर आएगा वहां कैसी कॉलोनीज होंगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी। मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रहा है कि जो कॉलोनीज होंगी वो रिकॉम्बिनेंट होंगी, इट्स रॉन्ग। मींस स्टेटमेंट फर्स्ट इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर DNA इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। सेकंड स्टेटमेंट राइट है। सो हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूरे कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ आप सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन द PCR वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। क्या बात है, क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से है। सो PCR में जो थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज का यूज होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम। सपोज दिस इज अ DNA, ये एक DNA है और जब भी हमारे हर सेल्स में DNA रेप्लिकेशन होता है तब DNA पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल जो कि एक DNA को दो डिफरेंट DNA में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। जब भी हम DNA रेप्लिकेशन देखते हैं तो एक DNA से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो ये DNA रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज होती है
वो है डीएनए पॉलीमरेज। हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। फिर ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्या है? अब जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसे सेपरेट होना पड़ता है, और वो सेपरेशन मेथड के लिए हमारे बॉडी के हर सेल में एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। बट अगर यही डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हम आर्टिफिशियली करते हैं तो उन्हीं दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डीनेचर होता है इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सो उस स्टेप में जिसमें टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर में डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में इनएक्टिव हो जाएगा। पर आर्टिफिशियली हम जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया है वो डीएनए पॉलीमरेज है, उसे हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल है, जो इंक्रीज टेम्परेचर में भी उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं होती, तो वो टैक पॉलीमरेज जो आइसोलेट किया जाता है वो किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट बट स्वीट इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, तो इसे याद रखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा एनर्जी बढ़ा लीजिए अपनी। सो इसमें एक कर्व दिया गया है, कर्व गिवन हियर शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अरे अपना फेवरेट टॉपिक है एंजाइम एक्टिविटी से, विथ रिलेशन टू द कंडीशन लाइक पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। व्हाट डू एक्सिस यस एंड वाई रिप्रेजेंट? वाई एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और यक्स एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। सो यहाँ पे तीन कंडीशंस दिए गए हैं, देखते हैं। एक है पीएच, एक है टेम्परेचर और एक है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आपने एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी अगर ये पॉइंट पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसका ग्राफ अगर आपको मालूम है तो उसमें स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ऐसा वाला ग्राफ आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को देखते हुए समझता है कि ये ग्राफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का तो हो नहीं सकता। सो इसमें अभी दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक है पीएच का और एक है टेम्परेचर का। पीएच और टेम्परेचर इन दोनों का ग्राफ अगर हम लेते हैं तो हमें सेम टाइप का ग्राफ मिलता है, जिसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है स्पेसिफिक पीएच इंक्रीज करने तक बढ़ती है। एट द पीक लेवल जब वो हाईएस्ट पीक पर जाती है तो वहां से डिक्लाइनिंग फेज चालू होता है। जब यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस को हम डिनोट करते हैं बाय द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको आधा आंसर तो मिल ही गया है कि वाई एक्सिस पे कौन है, एंजाइम एक्टिविटी। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा एक तो पीएच और टेम्परेचर, क्योंकि दोनों का भी सेम होगा। और जो ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है जहां पर एंजाइम एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट दिखती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, सो ये पीएच और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ग्राफ हमें मिलेगा। सो ऑप्शन में ढूंढते हैं जिस वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी लिखा है उस आंसर को टिक कर देने का। चलो देखते हैं, एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट है मतलब वो आंसर गलत है क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी नहीं, वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी दी गई है, सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी, फिर से एंजाइम एक्टिविटी, मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बच गया है एक ऑप्शन, उसे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, राइट, एक्स एक्सिस पे सकते हैं, इस ऑप्शन में टेम्परेचर दिया गया है, सो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। सो ग्राफिकल क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि पीएच चेंज से एंजाइम एक्टिविटी पे क्या चेंज आता है, टेम्परेचर चेंज से एंजाइम एक्टिविटी में क्या चेंज आता है,
या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से एंजाइम एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। सो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है आई थिंक, बाकी के ऑप्शंस ये ऑप्शंस के नीचे, सो आई थिंक इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, अगली सेशन में ऐड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस स्किप करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ विल कम टुवर्ड्स आवर 7th क्वेश्चन। चलो क्या पूछा है देखेंगे। मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, इट मींस डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लड वेसल्स आर पेयर्ड, ब्लड वेसल्स आर पेयर्ड, एकदम से गलत है भाई, ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन हम रीड करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स अटैच्ड टू एवरी ऑर्गन्स। सो ये भी गलत गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर आर 2 सिस्टम्स, वन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड अदर फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट बॉडी। मतलब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आ गए हैं। सो मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हम जब सर्कुलेशन पढ़ते हैं, सर्कुलेशन में हम ऐसा समझिए कि एक हार्ट है और हार्ट सर्कुलेशन चलता है, एक ब्लड वेसल्स जाती है लंग्स की तरफ, कहाँ, लंग्स की तरफ, और दूसरी ब्लड वेसल्स जाते हैं बॉडी की तरफ। अब जो लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई जा रहा है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो आपका सी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। तो इसमें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आ जाएगा तो टुवर्ड्स द लंग्स, और सिस्टमिक मतलब टुवर्ड्स द होल बॉडी पार्ट, ठीक है। होल बॉडी की तरफ अगर सर्कुलेशन होता होगा तो उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 2 कॉलम्स दिए हैं, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में आई थिंक इधर बॉन्ड दिए हैं। प्रोटीन्स को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, मतलब प्रोटीन्स को हम क्या बुलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए ऑप्शन में हम 4th को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ है, A4, A4 2 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें प्रोटीन्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा गया है। सो सेकंड पॉइंट है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट ऑप्शन मतलब अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इधर बी को 1 यहाँ दिया गया है। चलो न्यूक्लिक एसिड, अभी हमने देखा डीएनए, डीएनए में कौन से बॉन्ड रहते हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, मतलब सी का ऑप्शन 2 आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 2 आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, मतलब डी का 3। आपका आंसर एकदम कम समय में आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है। सो इसमें क्या पूछा है देखो, लिपिड्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अमीनो प्रोटीन्स बोलते हैं क्या, नहीं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं क्या उसे, राइट, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स ग्रेटर होते हैं इसमें लिपिड्स में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं क्या, नहीं। मेटाबॉलिक बायप्रोडक्ट्स, नहीं। एक्चुअली लिपिड्स को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, बट सेकेंडरी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स का आंसर आ जाएगा। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो गया है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट, कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज रीजन में, एकदम टॉप यहां पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट है। टिप रीजन में, नोज के टिप रीजन में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं हायालाइन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेज। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कोई कार्टिलेज प्रेजेंट है क्या, है ना। सो उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है आउटर ईयर जॉइंट्स, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम इलास्टिक
कार्टिलेज, ठीक है। सो तीनों तीनों ही ऑप्शंस में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ, जिसमें ए बी सी। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, बट आपको अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, तो हर कोई अपना दोस्त इसका फायदा उठा सके, इसीलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।